हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और मेरा पिछला वीडियो जो है वो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने किस तरीके से मध्य प्रदेश चयन परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, जो प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, उसे किस तरीके से आपका सिलेबस कवर करने के लिए किस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे, कब फॉर्म भरेंगे, कब एग्जाम डेट है, इस सब पे डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो ये कि इतने कम समय में हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 10150 पोस्ट हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो 13089 पोस्ट हैं, जिसमें एसटी और विज्ञान शाखाओं को भी मिला दिया जाए तो इस तरह टोटल पोस्ट जो है वो 2939 को भी अगर ऐड कर दिया जाए इसमें, तो पोस्ट जो है वो 13089 हो जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इसका सिलेबस क्या है और इसके सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने है वो ये है कि इस समय सिलेबस चेंज करते हुए कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं। 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला है हिंदी भाषा, सेकेंड है अंग्रेजी, थर्ड है गणित, फोर्थ है साइंस और फिफ्थ है सामाजिक विज्ञान। अगर हम इनके नंबरिंग की बात करते हैं तो देखो नंबरिंग कितनी है। सिर्फ 15 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी में आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ में पूछे जाएंगे, और 30 क्वेश्चन जो है वो किसमें पूछे जाएंगे, विज्ञान में, और 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सोशल साइंस में। और टोटल नंबर क्या है 100। अब अगर आप लोगों ने इसका सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस अपने आप में बहुत विशाल है, और इतने कम सिलेबस समय में इतना बड़ा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट वे में जाकर तैयारी करनी होगी, और इसके लिए हमें जो करना होगा वो क्या, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आप, मैं मान के चलता हूं कि मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। तो हमें करना क्या है, पहली चीज सिलेबस को रीड करना है। रीड करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेगा, और आप देख के घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करें। ठीक है, अब उन्होंने दे तो सब कुछ डाला है। अब सब कुछ डाला है तो भैया इतना समय तो दिया नहीं उन्होंने कि भैया चलो यार 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा। अब ये तो भैया 1.5 महीने बाद ही पेपर हो जाएगा। अब 1.5 महीने बाद पेपर हो जाएगा, यानी कि इतने कम समय में इतनी पहाड़ जैसे हिमालय को हम क्रॉस कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, और स्मार्ट तरीका यह है कि क्वेश्चन पहले देखिए कि किससे कितने पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं, यानी कि साइंस का वेटेज ज्यादा है, और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इसमें लीड ले लेंगे। पहली चीज, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वाले 30 में से 25 प्लस तो आराम से कर देंगे। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए इक्वल होगा, और हिंदी और अंग्रेजी में जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी में ज्यादा, और जो अंग्रेजी मीडियम वाला है वो अंग्रेजी, और जिसमें दोनों में वो दोनों कर लेगा अच्छे से। मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स हर किसी के लिए टफ पड़ती है, लेकिन मैथमेटिक्स में भी आप एवरेज जो है वो नंबर ला सकते हैं। सोशल साइंस अपने आप में बहुत ही विशाल दिया गया, सब कुछ दे दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसके अलावा जो है वो पॉलिटिकल साइंस। इतना बड़ा सिलेबस है, और इस सिलेबस को पढ़ने के बाद भी हम 20 नंबर की अपेक्षा चाहेंगे कि पूरे नंबर आ जाएंगे, तो नहीं। हम इसको अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो हम इस नंबर को कभी भी ला नहीं पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना विशाल है, और इतने विशाल सिलेबस को कवर करने के लिए हम अगर तैयारी करने बैठेंगे तो समय ऐसा निकल जाएगा कि पता नहीं चलेगा, और समय रेत की तरह गुजरता है। किसकी तरह गुजरता है, रेत की तरह। इस रेत को पकड़ना है हमें, और अगर इस रेत को पकड़ना है तो तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। चलिए, तो एक एक सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूं हिंदी को। हिंदी से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो सिंपल सी क्वेश्चन है, हिंदी से आ रहे हैं 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें मैं 10 प्लस नंबर लेकर आऊं, और 10 प्लस नंबर यानी कि कई कई लोग तो 15 के 15 नंबर लेके आ जाएंगे। लेकिन क्या तैयारी क्या करनी है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश एक बार देखना है, बस समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा, कोई पढ़ के ही उसमें से आंसर देना है। तो इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि ये दोनों टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकांश बच्चे नंबर 5 में से 5 लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है यूनिट थर्ड की, क्योंकि टोटल यूनिट कितनी दी गई है, 1 से 20 तक। वर्णमाला है, वर्णों का उच्चारण है, वर्तनी, अशुद्धियां, संज्ञा, लिंग, यानी कि जो भी इसमें दिया गया है आधे से ज्यादा रटने वाली चीज है। जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थ शब्द हैं,
तत्सम है, तद्भव है, देशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। इसके अलावा जो है जो दिया गया है यानी उसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। इसके अलावा उपसर्ग है, प्रत्यय है। ये सब के सब रटने वाली चीजें। तो रटने वाली चीजों को अलग करो और इनके नोट्स अलग से बना लो कि हिंदी में हमें रोजाना जो है वो 1 घंटे से जो है 2 घंटे तक हमें जो है वो इन चीजों को याद करना, और इतना याद करना है कि जो एग्जाम में आता है, यानी कि अगर रोजाना 1-2 घंटे सिर्फ हम इसको याद करने में लगाएं तो ये, और इसके एमसीक्यू लगाएं, और एमसीक्यू लगाकर हम ये पता करें कि आखिर कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा पर्यायवाची बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा विलोम शब्द बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा उपसर्ग प्रत्यय बार बार पूछा जा रहा है। जो बार बार पूछा जा रहा है उनको तो कंठस्थ कर लें, कौन से शब्द अशुद्धियां पूछी जा रही उनको कंठस्थ कर लें, यानी एमसीक्यू के बहाने हम ये देख लें। इसके लिए मैं आपको व्यापम में हिंदी के आए हुए सारे क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, और हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन लोगों को उसके आधार पर करीबन 2-2.5 हजार क्वेश्चन हैं जो व्यापम में पूछे गए हैं। अगर उन्हीं के आधार पर अगर हम उतने ही क्वेश्चन लगा लेंगे तो ये मान के चलो कि 10+ तो हम लेकर आ जाएंगे। अब हमें +5 की लड़ाई लड़नी है, और +5 की लड़ाई लड़ने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वर्णमाला और इसके अलावा संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, है ना, वाक्य संरचना है, इसके अलावा वाक्य के भेद हैं, वाक्य विश्लेषण है और संश्लेषण है। ये सब जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें उनको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर ईमानदारी से हिंदी की तैयारी अगर हम करें तो हिंदी की तैयारी 5 से 7 दिन में कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि रटने वाली चीजें तो आपको रटनी है जब तक पेपर चलेगा, लेकिन 5 से 7 के दिन में ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लस अब रोजाना आपको अपना एक टाइम टेबल बनाते हुए एमसीक्यू पे ध्यान देते हुए 1 से 2 घंटे जो हैं सिर्फ हिंदी के एमसीक्यू लगाना है। जब हम ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें तैयार कर चुके हैं, रटने वाली चीजें कर रहे हैं, जो एग्जाम में आ चुका है उनको हमने अच्छे से याद कर लिया, अब हम एमसीक्यू लगा रहे हैं, फटाफट 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 एमसीक्यू लगाएंगे और हम ये रेगुलर रखेंगे। कब तक? जब तक पेपर ना हो जाए। छोड़ना किसी सब्जेक्ट को नहीं है, छोड़ दिया तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक नहीं। टाइम टेबल बनाओ कि 1-2 घंटे हम इसको, 1-2 घंटे इसको, 1-2 घंटे इसको देंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं हिंदी के बाद क्या है। हिंदी के बाद जो अगला सिलेबस दिया गया है वो दिया गया है क्या? तो अगला सिलेबस जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ये भी अगर देखा जाए तो हाई सेकेंडरी लेवल तक का ही पेपर जो है इसमें आएगा। हाई सेकेंडरी लेवल में अनसीन पैसेज हो गया है, इंटरप्रिटेशन हो गया है, इसके अलावा सिनोनिम्स और एटोनिम्स हो गए हैं, इसके अलावा जो है पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया है, ठीक है, कंजक्शन है, वर्ब है, एडवर्ब है, यानी कि वो चीजें जो कॉन्सेप्ट वाली हैं उन चीजों को हम करेंगे। और इसके अलावा जो हमें याद करना है, बार बार याद करना है, उनको हम याद करेंगे, और इसमें भी वही फंडा अपनाएंगे जो हिंदी में अपनाएंगे, यानी जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उनको हम याद कर लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्या क्या चीजें जो हैं वो अलग हैं, और उन चीजों को करके सबसे ज्यादा ध्यान देंगे एमसीक्यू पर। और इस तरह इंग्लिश के में एमसीक्यू जो है यूट्यूब पर उपलब्ध कराऊंगा। आकाश सर आपको पढ़ाएंगे, जिसके तहत आकाश सर आपको ये बताएंगे कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो एमसीक्यू की एक श्रृंखला अंग्रेजी की चालू की जाएगी रोजाना, जो कि 30 मिनट से लेके 40 मिनट के बीच में होगी, यानी कि हम ज्यादा इस पे समय नहीं देंगे। इसलिए समय ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि नंबर कितने आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि इसमें भी आप 12+ नंबर लेकर आए। इसलिए सिर्फ अगर एमसीक्यू उड़ान एकेडमी की इंग्लिश की अगर आप लगाएंगे, आकाश सर के द्वारा अगर जो लगाई जाएगी, तो आसानी से रोजाना 30 से 40 मिनट हमें एमसीक्यू पे ध्यान देना है इनको पढ़ने के बाद, और ये रेगुलर चलेगा। दूसरी चीज हिंदी में भी हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी क्या है आगे की? अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे सिलेबस में दिया हुआ है मैथ। मैथ अपने आप में बहुत विशाल दिया हुआ है, एडवांस मैथ भी दिया हुआ है, इसके अलावा स्टैटिक्स भी दिया गया है। 7, 8, 9 और 10 तक जो है वो मैथ है। अब मैथ का एक फंडा है कि भैया मैथ तो भैया रिवाइज करने, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। तो पहली चीज, व्यापम और अदर एग्जामों में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन कैसे हैं उनको हमें देखना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन किस टॉपिकों से आ रहे हैं, तो सारे टॉपिक करने की कोशिश मत करना वरना पूरा महीना निकाल दोगे इसी में। इसलिए जो मेन टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। स्टैटिक्स की प्रैक्टिस करना है क्योंकि इससे भी 2-4 क्वेश्चन वो पूछेगा जरूर, इसलिए स्टैटिक्स पे भी ध्यान देना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस आपकी तब तक चलेगी जब तक एग्जाम ना आ जाए।
इसलिए मैथ को, क्योंकि समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैथ में 3 से 4 घंटे में देना है। लेकिन मैथ में अगर क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं तो मैथ में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसका मैथ स्ट्रांग होगा वो 20 में से 20 मार देगा, क्योंकि मैथ है ही ऐसा सब्जेक्ट 20 में से 20 लाने का। ठीक है, इसलिए मैथ पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये हमें लोगों से आगे ले जाएगा। ठीक है, तो मैथ आगे ले जाएगा, हिंदी इंग्लिश हम सबके लिए एवरेज रहेगा, जो सब इक्वल करेंगे। साइंस की बात करते हैं, ये साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस अपने आप में भी इन्होंने इतना सिलेबस दिया है कि इसको पढ़ते पढ़ते जमाना बीत जाएगा, पता नहीं जवानी से कब बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा सिलेबस तो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स से सब दिया हुआ है। तो इसकी भी एक रणनीति बनानी होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं? इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 30। अगर 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन जो हैं, और 30 क्वेश्चनों को अगर करना है तो सिलेबस जो है, एक अगर देखा जाए तो मोटा मोटा हमें सिलेबस पढ़ लेना है। ठीक है, इतना पढ़ना है, बिना टेंशन के पढ़ना है। और मेन मेन चीजें जो हैं उसके लिए हमारी यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, जो है गौरव सर आपकी क्लासेस लेंगे साइंस की। और साइंस की क्लास लेकर, क्योंकि टीचर को पता होता है क्वेश्चन कहां से आने वाला है। ठीक है ना, इसलिए एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जो प्रश्न आते हैं, अगर जो प्रश्न आ चुके हैं और जो प्रश्न आते हैं, अगर हमने ये कर लिया तो ये समझ लो आधा मैदान से ज्यादा मैदान हमने जीत लिया। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे आ जाते हैं कि नहीं बनेंगे, बहुत ही टफ टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये सोच के चलो मुझसे नहीं तो किसी से भी नहीं। अगर इस फंडे पे चलेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, यानी इस फंडे को यूज करना है। इसलिए याद रखना कि मैथ साइंस में हम उन प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं वो। और इसके लिए भी आपको क्लासेस लगेंगी, और इसके लिए भी रोजाना आपको 1 से 2 घंटे रोजाना कवर करना होगा। ठीक है, तो साइंस भी हमारा एक बहुत बड़ा सिलेबस है। पहले एक थ्योरिकल आप पढ़ लो, आराम से पढ़ो। इसको पढ़ाया भी जाएगा यूट्यूब पे, आका जो है गौरव सर इसको पढ़ाएंगे भी और एमसीक्यू भी लगवाएंगे। अगर उन्होंने जितना बताया उसको भी आपने आराम से कर लिया तो 30 में से मेरी गारंटी है कि आप 25 के आसपास या प्लस भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ईमानदारी से करना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस, भैया सोशल साइंस में तो उन्होंने गर्दा ही उड़ा दिया है। गर्दे में देखो भैया, पूरा पूछ लिया इन्होंने। क्या? भारत का पूरा पूछा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी नहीं छोड़ी, पूरा सौर मंडल, सूर्य ग्रह, उपग्रह सब डाल दिए इन्होंने, अक्षांश देशांतर रेखाएं सब डाल दी। ठीक है, जनमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल कुछ नहीं छोड़ा भैया, जो आ सकता है सब डाल दो। बच्चे को कुछ मत करने दो, सब डाल दो इसमें। एग्रीकल्चर वगैरह सब डाल दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी डाल दिया है, पॉलिटी भी डाल दी है, इकोनॉमिक्स भी डाल दी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी डाल दिया, सब डाल दिया है इन्होंने। यानी कि हिस्ट्री के तीनों पार्ट डाल दिए हैं इसमें, यानी कि हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी डाल दी है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो भैया इसमें फ्रांस की क्रांति है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ये भी इसमें डाल दिया गया है। जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है, ये सब है। नाजीवाद है, फांसीवाद है, औद्योगिकरण है। ठीक है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें डाल के रखी है इन्होंने। इसके अलावा देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है। तो भैया इससे घबराना मत, इसके विशालकाय हाथी को देख के डरना नहीं है। विशालकाय हाथी को देखकर क्यों नहीं डरना है? अब आप पूछोगे भैया सर ऐसा थोड़ी होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना होगा। हाँ ठीक है, अब यह है, अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस का जो पोर्शन है उससे भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20। अब 20 क्वेश्चन के लिए अगर सभी इसी को दे दोगे तो बाकी क्या करोगे भाई? बाकी में भी तो नंबर लाना है। इसलिए स्मार्ट स्टडी, हिंदी रटेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंग्लिश एमसीक्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साइंस एमसीक्यू लगाएंगे, बेसिक समझेंगे और कहां से क्वेश्चन लगातार आते हैं वो करेंगे, मैथ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है जीएस। जीएस में भी टीचर को पता होता है, और यहां तक जो एग्जामिनर है वो भी पता होता है कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, ये भी टीचर को पता होता है। इसलिए जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो पर्यावरण में हो, चाहे वो पॉलिटी में हो, किसी में भी पूछे जाए, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है। उसके बाहर गया तो भैया हर कोई नहीं बना पाएगा, सबके मुंह तर जाएंगे। क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया और सिलेबस में भी ऐसा डीप में पूछा गया तो कोई नहीं पढ़ पाया। तो डीप में पढ़ने के चक्कर में पेपर ना बिगाड़ लेना, पहली चीज। उतना करना जितना हम कर सकते हैं, डीप में जाने की कोशिश नहीं, क्योंकि समय नहीं दिया है।
समय दिया होता तो डीप में पढ़ लेते, इसलिए समय हमारे पास कम है। इसलिए याद रखना 20 क्वेश्चन को करना है, यानी कि हमें एक आधार तैयार करना है जीएस का, जो कि मैं आप लोगों का तैयार कराऊंगा और बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्लस इसमें एमसीक्यू, यानी कि जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इनको करेंगे। पढ़ना, एमसीक्यू लगाना, पढ़ना, एमसीक्यू लगाना, इसके आधार पर ही हम इसे जीत पाएंगे। तो इतना बड़ा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस को किस आधार पे करना है, किस तरीके से तैयार किया जाएगा इसको, ये हमारा ऑनलाइन पहला बैच है जिसमें हम पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को तैयार करेंगे। और इसके तहत मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग में विषय जो दिए गए हैं इनको पूरी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन तरीके से पूरी तरीके से जो है वो पीडीएफ के रूप में, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स भी हम लोग जो हैं वो हार्ड कॉपी में, यानी कि आपको मिल सकते हैं। 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं, वो नोट्स भी ले सकते हैं हमारे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस देख सकते हैं, हमारे ऐप पर भी ये क्लासेस चलाई जाएंगी, ऐप पर भी आप लोग हमारी क्लासेस देख सकते हैं। और हमारा जो ऐप है वो उड़ान शिक्षा ऐप है, जिसमें कि आप लोगों को इसी तरीके की परीक्षाएं जो है उससे संबंधित जानकारी मिलेंगी। इसके अलावा वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन भी उड़ान एकेडमी लोगों को हमेशा मार्गदर्शन देती है, जो कि एसएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग 9 AM 2 PM और 5 PM से जो हमारी क्लासेस होती है। हम आईटीआई में भी बच्चे जो बीएचएल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एचएएल, एनपीसीएल, इसरो, डीआरडीओ वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी हम आईटीआई सेक्टर की जो है तैयारी आप लोगों तक उपलब्ध कराते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा रणनीति कैसे बनानी है। तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, टाइम टेबल बनाकर इसको तैयार करें। तैयार करने के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए एक समय निर्धारित करें, और निर्धारित करने के बाद ज्यादा लोड ना लेते हुए एमसीक्यू प्लस थ्योरी, थ्योरी भी डीप में नहीं, इतनी जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिना बर्डन के, क्योंकि अगर आउट ऑफ सिलेबस और डीप में आ गया तो किसी से नहीं बनेगा, तो टेंशन लेना नहीं है पेपर बिगड़ जाए, इससे अच्छा मेहनत करके हम फाइट कर पाए। ठीक है, पोस्ट भी ज्यादा है, इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग ईमानदारी से कार्य करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप चाहें तो यहाँ भी आकर हमसे मिल सकते हैं। अगर कोई डाउट है, तैयारी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आशा करता हूं और ये कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, मेहनत करते रहिए, सफल हो जाइए और मिठाई खिलाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।